हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 3-4 दिन से थोड़ा घर पे प्रोग्राम होने के कारण क्लास नहीं हो पाई, तो आज अपन लेके आए हैं सीरियल क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें, अनाज वाली फसलें। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ स्पॉट लगाए हैं जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनके, तो आपको उनके बारे में मैं बता देता हूँ और आज की क्लास का लिंक सभी को शेयर कर दे ताकि सभी आपके दोस्तों को पता लग जाए कि क्लास शुरू हो गई है और बहुत ज़बरदस्त वाली क्लास है। सीरियल क्रॉप से ज़रूर 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताते हैं यहाँ पर जो स्पोर्ट है वो किस किस का है, जब तक आप सभी अपने साथियों के पास लिंक को शेयर कर दें। ये कॉर्न है, क्या है ये? कॉर्न, मक्का, मक्का का स्पोर्ट है ये वेट, गेहूँ। ये बकवीट, क्या है? बकवीट। ये सोरगम, जवार, सोरगम है जवार। यह है बार्ले, जो। यह है राइस, धान, धान राइस। यह है ओट, जई, जई। और यह है बाजरा, ये क्या है? बाजरा। आपको इन स्पोर्टों के बारे में पता चल गया होगा। फटाफट से आप सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से सभी दोस्तों को शेयर कर दे ताकि सभी को पता लग जाए कि क्लास शुरू हो गई है, क्योंकि 4-5 दिन से क्लास नहीं हो पाई तो पता नहीं है। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। गेहूं के बीजों को किस रोग से बचाव के लिए गर्म जल से उपचारित करते हैं? गेहूं के बीजों को किस रोग से बचाव के लिए बीजों को गर्म पानी से उपचारित करते हैं ताकि उस फसल में कौन रोग नहीं लगे? क्या वो आवर्तकंड रोग है, क्या वो अनावृत कंड रोग है, या टुंडू रोग है, या फिर ईयर कोकल? कौन सा रोग है वो? गेहूं के बीजों को किस रोग से बचाव के लिए गर्म पानी से, उबलते हुए पानी से उपचारित किया जाता है? फटाफट से आप इसका जवाब दें कमेंट करके कि इसका ऑप्शन ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो आपको मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर है वो होगा अनावृत कंड। कौन सा होगा? अनावृत कंड, अनावृत कंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है, धान की म्यूटेंट वैरायटी बतानी है आपको। उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है धान की? धान की उत्परिवर्तित किस्म, राइस की, पेडी की, मलिंगा, मैसूरी, पंकज, जगन्नाथ। आपको बताना है इनमें से कौन सी वैरायटी धान की म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित प्रजाति है। फटाफट से आप कमेंट करके इसका जवाब बताएं। क्या मलिंगा वैरायटी म्यूटेंट है धान की, या मैसूरी है, या पंकज है, या जगन्नाथ है? कौन सी वैरायटी है? ऑप्शन ए सही है, या बी सही है, या सी, या डी? अपने साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। राजकुमार जुड़ चुका है, कमलेश सेपट जुड़ चुका है, इसके अलावा सीमा चौधरी जुड़ चुकी है, प्रीति, आरती, अनीता जुड़ चुकी है अपने से, पूजा यादव, रमेश, दीपक, राजेश देवलिया से अपने साथ जुड़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। धान की जो म्यूटेंट वैरायटी है, लगभग सभी का सही जवाब आ रहा है। इस धान की जो म्यूटेंट वैरायटी है वो है जगन्नाथ। कौन सी वैरायटी है? जगन्नाथ। कौन सी वैरायटी है? जगन्नाथ धान की म्यूटेंट वैरायटी है। फटाफट से आप कमेंट करके बताइए दूसरी म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है धान की, पेडी की दूसरी म्यूटेंट वैरायटी उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? कमेंट पे जवाब दे आप, फटाफट से बताएं दूसरी वैरायटी। बहुत सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं सत्तारी धान। तो दूसरी वैरायटी कौन सी है? सत्तारी धान है। कौन सी है? सत्तारी धान। ये साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, ये तीनों वैरायटियां भी धान की है, ध्यान रख लेना। मलिंगा, मैसूरी और पंकज, ये भी पूछ ले तो ये भी किसकी है? धान की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? धान की वैरायटियां है। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है 3 नंबर का। मक्का में R/P बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर R/P पूछी जाती है मक्का की, मेज की, R/P रो इंटू प्लांट की दूरी बतानी है आपको। 45 × 15 सेंटीमीटर, 20 × 10 सेंटीमीटर, 60 × 25 सेंटीमीटर, या 30 × 10 सेंटीमीटर। मक्का में रो इंटू प्लांट स्पेसिंग कितनी रखते हैं? 45 × 15 सेंटीमीटर, 20 × 10 सेंटीमीटर, 60 × 25 सेंटीमीटर, 30 × 10 सेंटीमीटर। फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दें कि ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी। इसका सही जवाब आपको मैं बता देता हूं।
कि इसका सही जवाब होगा वो होगा 60 × 25 सेंटीमीटर। मक्का में R × P कितनी रखते हैं? 60 × 25। साथ ही बता दूं बाजरा और जवार में 45 × 15, 20 × 10 धान में रखते हैं, 30 × 10 किस किस में रखते हैं? मूंग में, उड़द में, चना में, मटर में। मूंग, उड़द, चना, मटर 30 × 10। दोबारा सुन ले आप, 45 × 15 बाजरा जवार में, 20 × 10 धान में, और 60 × 25 मक्का में, और 30 × 10 ये किस में रखते हैं? ये रखते हैं मूंग में, उड़द में, चना में, मटर में। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन। बैंगनी धान का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? बैंगनी धान का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? क्या वो कैरोटीन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, आयरन के कारण होता है, या क्यूरेसिटिन के कारण होता है? बैंगनी धान का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? आपको यहाँ पर ये बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? आपको कमेंट करके जवाब दे आप कि इसका क्या सही है आंसर। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है वो है एंथोसाइनिन। इसका सही आंसर क्या है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। बैंगनी धान का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। धान की एसआरआई विधि होती है जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि में 1 हेक्टेयर रोपाई तो नर्सरी का आकार रखते हैं। 1 हेक्टेयर रोपाई तो नर्सरी का आकार कितना रखते हैं? ऑप्शन 1 50 वर्ग मीटर, ऑप्शन 2 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन 3 500 वर्ग मीटर, ऑप्शन 4 1000 वर्ग मीटर। तो इसका सही आंसर बताना है। एसआरआई विधि में 1 हेक्टेयर रोपाई तो नर्सरी का आकार कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी। ये मेडागास्कर में विकसित की गई थी। कहाँ पर? 1983 में। एसआरआई विधि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करनी है आपको, तो नर्सरी का आकार कितना होना चाहिए यहाँ पर ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। कितना? 100 वर्ग मीटर। साथ ही बता दो अगर धान में पूछ ले तो आपको 1000 वर्ग मीटर, केवल धान ही आ जाए, कोई विधि का स्पेशल नाम नहीं दे तो 1000 वर्ग मीटर, और गीली क्यारी विधि का नाम दे दे तो भी 1000 वर्ग मीटर। साथ ही डेपोंग विधि में 25 से 30 वर्ग मीटर। ध्यान से सुन लेना, डेपोंग मेथड होता है नर्सरी का, कम समय में पौध तैयार करने का मेथड है डेपोंग। उसमें मात्र 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है, बिना मिट्टी के पौध तैयार की जाती है उसमें। तो ध्यान रखना, एसआरआई विधि में 1000, धान में पूछ ले तो एसआरआई विधि में 100, और धान में पूछ ले तो 1000, और डेपोंग में पूछ ले तो 25 से 30 वर्ग मीटर नर्सरी का आकार 1 हेक्टेयर के पौध के लिए। नेक्स्ट 5-6 नंबर का क्वेश्चन है, जौका पुष्पक्रम क्या है? क्या जौका पुष्पक्रम स्पेत है, इन्फ्लोरेंस ऑफ आपको बार्ले बताना है, स्पेत है, मुंडक है, स्पाइक है, या पेनिकल है? इन्फ्लोरेंस ऑफ बार्ले होडियम वल्गैर का पुष्पक्रम क्या है? स्पेत है, मुंडक है, स्पाइक है, या पेनिकल है? कमेंट करके आप जवाब देखिए। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी। फटाफट से गुड इवनिंग, फटाफट से आप कमेंट करके इसका सही जवाब दे। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर है वो है स्पाइक, गेहूं, जो बाजरा, स्पाइक। साथ ही आपको बता दूं जो ग्लेडियोलस जो पुष्पीय पौधा होता है, ग्लेडियोलस जो पुष्पीय पौधा होता है उसका भी पुष्पक्रम क्या होता है? इन्फ्लोरेंस क्या होता है? स्पाइक होता है, कनिस होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये स्पेत है वो है खजूर का। किसका है? खजूर का। मुंडक या हेड सूरजमुखी का, और पेनिकल जवार धान। पेनिकल है जवार धान। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से डेंट मेज कौन सा? आपको यहाँ पर ये बताना है डेंट मेज कौन सा इनमें से? जियामेज इंडोरेटा है, या फिर जियामेज इंडेंटेटा है, इंडोरेटा इंडेंटेटा, जियामेज सेरेटिना, जियामेज सेकेराटा। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसका सही आंसर क्या है? डेंट कॉर्न, डेंट मेज, जिसका दाना दांत की तरह होता है। और साथ ही आपको बता दें डेंट मेज सर्वाधिक यूएसए में उगाया जाता है, और यूएसए के कृषि की रीढ़ कहलाता है। यूएसए में उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है? यूएसए में सर्वाधिक उगाया जाता है। कौन सा? डेंट कॉर्न, डेंट मेज, दाना दांत की तरह होता है उसका। आपको इनमें से कौन सा मक्का है जो डेंट मेज है, डेंट कॉर्न है, जियामेज इंडोरेटा है, या जियामेज इंडेंटेटा है, या जियामेज सेरेटिना है, या जियामेज सेकेराटा है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जियामेज इंडेंटेटा, जियामेज इंडेंटेटा। साथ ही फ्लिंट मेज होता है वो होता है जियामेज इंडोरेटा, और इंडिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता है फ्लिंट मेज।
ये इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ये यूएसए में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, डेंट में। जियामेस सेरेटिना, इसके दानों में शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, मीठा होता है, पकने से पहले ही तोड़कर सेककर खाया जाता है। जियामेस सेकेरेटा, ये वैक्सीमेज होता है, दाना मोम की तरह चिकना होता है। ये स्टार्च उत्पादन के लिए उगाया जाता है। किसके लिए उगाया जाता है? स्टार्च उत्पादन के लिए। ध्यान रखना आप इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे जरूर क्वेश्चन आता है। अगला देखते हैं अपन, जो अगला अपना क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, अर्गट या गूंदिया रोग का रोग कारक क्या है? अर्गट या गूंदिया जो बाजरे की फसल में लगता है, अर्गट गूंदिया गोंद जैसा बालियों में पड़ जाता है, दानों के साथ भी आ जाता है वो, तो उसका रोग कारक कवक बताना है कि वो उसका रोग कारक कवक कौन सा है। आपको बताना है कि क्या वो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस है, या स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला है, या टोलीस्पोरियम पेनिसिलियरी है, या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। कौन सा कवक है वो जो अर्गट या गूंदिया रोग के लिए जिम्मेदार है या वो उत्पन्न करता है? कौन सा वो कवक है? तो आपको कमेंट करके फटाफट से जवाब बताएं। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी? इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, यह है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। कौन सा है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक से होता है। साथ ही आपको बता दूं, जो बाजरे का ग्रीन वाली हरित वाली जो रोग होता है वो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। साथ ही ये टोलीस्पोरियम पेनिसिलियरी जो होता है वो कंड स्मट रोग होता है। किसका? बाजरे का। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये विल्ट रोग का कवक है। कौन से रोग का है? विल्ट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 9 नंबर का क्वेश्चन। मक्का की संकर किस्मों में नाइट्रोजन कितनी देते हैं? मक्का की संकर किस्मों में नाइट्रोजन बतानी है। हाइब्रिड वेराइटियों में कितना नाइट्रोजन पर हेक्टेयर देते हैं? 120 किलोग्राम देते हैं, 100 किलोग्राम देते हैं, 60 किलोग्राम देते हैं या 40 किलोग्राम? कितना नाइट्रोजन मक्का में पर हेक्टेयर दिया जाता है? फटाफट से आप बताएं कि 120 किलोग्राम देते हैं, 100 किलोग्राम देते हैं, या 60 किलोग्राम देते हैं, या 40 किलोग्राम देते हैं? कितना नाइट्रोजन दिया जाता है मक्का में? हाइब्रिड वेराइटियों के लिए बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 120 किलोग्राम सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय मिलेट का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना, नई दिल्ली, बीकानेर राजस्थान, लखनऊ यूपी। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान क्या हैदराबाद तेलंगाना में है, या फिर नई दिल्ली में है, या फिर बीकानेर राजस्थान में है, या फिर लखनऊ यूपी में है? आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ए बी सी डी? तो आपको इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला 11 नंबर का अपना क्वेश्चन है, धान की फसल में किस रोग के कारण बंगाल का भीषण अकाल पड़ा था? बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, वो धान की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। यहाँ पर ये बताना है उस रोग का नाम क्या है। उस रोग, क्या वो ब्लास्ट रोग है, क्या वो बैक्टीरियल ब्लाइट है, क्या वो ब्राउन लेप स्पॉट है, या टुंगरो रोग है? को धान में कौन सी फसल के कारण पूरी धान की फसल नष्ट हो गई थी बंगाल में 1943 में? ध्यान रख लेना, सन कौन सी थी? 1943। कब पड़ा था यह अकाल? 1943 में। फटाफट से आप जवाब दें कि वो कौन सा रोग था जिसके कारण 1943 में बंगाल में अकाल पड़ गया था, पूरी धान की फसल नष्ट हो गई थी। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूं, वो था ब्राउन लेप स्पॉट। कौन सा था? ब्राउन लेप स्पॉट। यह होता है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से। ध्यान रखना, ब्राउन लेप स्पॉट किसके कारण होता है? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, धान का उफरा रोग का कवक बताना है। रोग कारक कवक कौन सा? उफरा रोग। उफरा धान में लगता है, ध्यान रख लेना। क्या उसका रोग कारक डाइटिलेंकस अंगस्टस है नामक नेमेटोड, या हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक, या पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक, या प्रोटोजोआ से होता है? धान का उफरा रोग का रोग कारक बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? कौन सा ऑप्शन इसका सही है? कौन सा ऑप्शन है सही है? कमेंट करके आप जवाब बताएं कि इसका सही आंसर है क्या है। क्या होगा इसका सही आंसर? उफरा रोग धान में डाइटिलेंकस अंगस्टस नामक नेमेटोड से, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक से, पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से,
प्रोटोजोआ से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, डाइटिलैंकस अंगस्टस नामक नेमेटोड से होता है। किससे होता है? डाइटिलैंकस अंगस्टस नामक कवक से। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, जो कि म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है? जो होडियम वल्गेर की म्यूटेंट वेराइटी बतानी है। क्या वो BH2 है, RD 387 है, BM4 है या RD 2052 है? धान की जो कि म्यूटेंट वेराइटी बतानी है। पहले आपने धान की पढ़ ली थी, जगन्नाथ सत्तारी धान। यहाँ पर जो कि म्यूटेंट वेराइटी बतानी है कौन सी है। क्या वो BH2 है, RD 387 है, BM4 है या RD 2052 है? कौन सी वेराइटी है? तो आपको मैं बता देता हूँ, जो कि जो म्यूटेंट वेराइटी है वो है BM4। कौन सी है? BMH4। इसका दूसरा नाम राजकिरण होता है। RD 387 जो की वेराइटी है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? राजकिरण। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? IIWBR कहाँ पर स्थित है? आपको यहाँ ये बताना है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है या लुधियाना पंजाब में स्थित है या हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है या करनाल हरियाणा में स्थित है? कहाँ पर स्थित है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान? क्या गुरुग्राम हरियाणा, लुधियाना पंजाब, हैदराबाद तेलंगाना या करनाल हरियाणा? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, जो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? वो है करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मैक्रोनी गेहूं होता है। आपको यहाँ पर मैक्रोनी गेहूं के बारे में बताना है। ड्यूरम गेहूं भी कहते हैं मैक्रोनी गेहूं को। क्या वो डिप्लॉयड होता है? क्या होता है? डिप्लॉयड होता है या फिर ट्रिप्लॉयड होता है या टेट्राप्लॉयड होता है या हेक्साप्लॉयड होता है? कैसा होता है मैक्रोनी या ड्यूरम गेहूं? डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड या हेक्साप्लॉयड? इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूं। आप पहले तो आप कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर, अगर आपको पता हो तो। डिप्लॉयड होता है या ट्रिप्लॉयड होता है या टेट्राप्लॉयड होता है या हेक्साप्लॉयड होता है? तो इसका सही आंसर होगा मैक्रोनी या ड्यूरम गेहूं होता है वो टेट्राप्लॉयड होता है। कैसा होता है? टेट्राप्लॉयड होता है। कैसा होता है? टेट्राप्लॉयड होता है। कैसा होता है? टेट्राप्लॉयड होता है। साथ ही आपको बता दें टेटिकम एस्टियम जो होता है वो हेक्साप्लॉयड होता है। कैसा होता है? हेक्साप्लॉयड होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किसने किया? क्या विलियम गोड ने किया? क्या डॉक्टर एनी बोरलॉग ने किया? क्या हेनरी डी लाउनलैंड ने किया या डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया? किसने किया हरित क्रांति शब्द का प्रयोग? विलियम गोड, डॉक्टर एनी बोरलॉग, हेनरी डी लाउनलैंड या डॉक्टर MS स्वामीनाथन? किसने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया? तो आपको मैं इसका सही आंसर बता देता हूं कि इसका सही आंसर होगा, वो होगा विलियम गोड। कौन सा होगा? विलियम गोड होगा। क्या होगा? विलियम गोड। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। गेहूं में अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए आपको टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर कितना रखते हैं? क्या 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए गेहूं के लिए? क्या 20 से 25 चाहिए या 15 से 18 चाहिए या 25 से 30 चाहिए? गेहूं के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर बताना है आपको। 16 से 20, 20 से 25, 15 से 18 या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर चाहिए? कमेंट करके आप जवाब दें। आप जो भी जवाब दे रहे हैं वो लाइव चैट में जाके दें। फटाफट से बताएं इसका सही आंसर। ज़्यादातर जो आंसर आ रहा है वो 20 से 25 और 25 से 30 इन दोनों में से आ रहा है। तो इन दोनों में से बताएं आप सही आंसर क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ, गेहूं के जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 20 से 25। कितना चाहिए? 20 से 25। कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण गेहूं को बाद में बोते हैं। जौ के लिए भी मैं बता देता हूं आपको 25 से 30। जौ के जर्मिनेशन के लिए जो इष्टतम तापमान है वो कितना है? 25 से 30। गेहूं के लिए 20 से 25। इसी कारण जौ को पहले बोते हैं जब गर्मी रहती है तभी, और थोड़ी ठंड आने के बाद में गेहूं को बोया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 17-18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन, सुपर राइस का विकास किसने किया था? सुपर राइस का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? क्या डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया था या युआन लोंगपिंग ने किया था या डॉक्टर एनी बोरलॉग ने किया था या डॉक्टर गुरुदेव सिंह कुश ने किया था? किसने किया था सुपर राइस का विकास? आपको बताना है। ऑप्शन 1 सही है या ऑप्शन 2 सही है या ऑप्शन 3 सही है या ऑप्शन 4 सही है?
फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दें कि इसका सही आंसर है क्या है। चलो मैं बता देता हूं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा, वो होगा डॉक्टर गुरुदेव सिंह कुश। डॉक्टर गुरुदेव सिंह कुश, डॉक्टर GS कुश इसका सही आंसर होगा। साथ ही आपको बता दूं, सुपर राइस का विकास डॉक्टर GS कुश, गुरुदेव सिंह कुश ने IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, उसने वहां पर विकसित किया था डॉक्टर GS कुश ने। और सुपर राइस उन वेराइटियों का विकास किया जो सामान्य धान होता है उससे 25% अधिक उपज देती है। नेक्स्ट अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, वो है गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने हेतु 2,4-D की मात्रा प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा? ये तो सबको पता है कि गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D काम में लेते हैं। 2,4-D काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है उसकी मात्रा पर हेक्टेयर कितनी काम में लेते हैं। क्या 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, या 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 2,4-D की 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा काम में लेंगे जिससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, बथुआ, खरबथुआ है वो नष्ट हो जाते हैं। फटाफट से इसका सही जवाब बताएं आप कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बताएं आप, कमेंट करके जवाब दें कि इसका सही आंसर है क्या होगा। मैं बता देता हूं, जो इसका सही आंसर है वो होगा 0.5 हेक्टेयर। कितना होगा? 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं अपन 20 नंबर का क्वेश्चन। जौ में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। जौ में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? क्या टिप्ट 23 है, या टिप्ट 60 है, या UZU है, या नॉरिन10 है? कौन सा है जो में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन? गेहूं में पढ़ा होगा आपने नॉरिन10, धान में पढ़ा होगा आपने DGU, लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है कि जौ में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, वो जीन है UZU। कौन सा है? UZU। ध्यान रख लेना, कौन सा है? UZU। कौन सा है? UZU। नेक्स्ट अपन देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, जो कि छिलका रहित किस्में हैं जिनके दाने के ऊपर छिलका नहीं आता, गुड़ी आती है। जो कि छिलका रहित किस्में कौन सी है? रेखा, केदार, करण 16, डोलमा। कौन सी वैरायटी है जो कि छिलका रहित है? रेखा है, केदार है, करण 16 है, या डोलमा है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपने सीरियल क्रॉप्स पढ़ ली है तो अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो, या आपने अगर पढ़ी भी नहीं है तो इन क्वेश्चनों को याद करके आप पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम में आप देख लेना, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन मिले जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। साथ ही WO है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसका भी कल सिलेबस जारी हो चुका है। मैंने उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दिया था। अब उसमें पूरे सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। तो अगर और आपको बता दें, उसमें एक ही एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि 2 पेपर लगेंगे या एक पेपर। एक ही पेपर होगा, उसमें 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 120 एग्रीकल्चर के और 30 क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान GK के होंगे। तो ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है कि WO में हिंदी को इस बार हटा दिया गया है। तो आपको यहाँ पर जो कि छिलका रहित किस्म में बता देता हूँ, जो छिलका रहित किस्म है वो कौन सी है? वो है डोलमा। कौन सी है? डोलमा। डोलमा, करण 3, केला, सीमानी, ये वेराइटियाँ छिलका रहित वेराइटियाँ हैं। कैसी वेराइटियाँ हैं? छिलका रहित वेराइटियाँ हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको आता होगा। गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं? 5 दिन बाद करते हैं, 11 दिन बाद करते हैं, 21 दिन बाद करते हैं, या 31 दिन बाद करते हैं? गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद की जाती है? आपको इसका सही जवाब देना है। सही जवाब देना है कि 5 दिन बाद, 11 दिन बाद, 21 दिन बाद, 31 दिन बाद। पहली सिंचाई कितने दिन बाद करते हैं? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 21 दिन बाद। कितने दिन बाद करते हैं? 21 दिन बाद करते हैं। कितने दिन बाद करते हैं? 21 दिन बाद करते हैं। CRI अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था पर की जाती है। नेक्स्ट अपना 23 नंबर का क्वेश्चन है।
गेहूं में खरपतवारों द्वारा नुकसान पहुंचाने की अवधि फसल बोने की कितने दिन बाद होती है, यानी क्रांतिक समय बताना है जिस समय वीड से सर्वाधिक हानि होती है। क्या 15 से 45 दिन बाद, 30 से 45 दिन बाद, 15 से 30 दिन बाद, या फिर 20 से 45 दिन बाद? कितने दिन बाद है क्रिटिकल स्टेज जो वीड से हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाते हैं, वो बतानी है आपको। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं, वो है 30 से 45 दिन। कितने दिन है? 30 से 45 दिन। 30 से 45 दिन बाद में सर्वाधिक हानि होती है खरपतवारों से गेहूं की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो 24 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से मक्का के दानों में शर्करा की मात्रा अधिक होती है? अभी मैंने इसका जवाब अगर दे दिया था शुरुआत में ही, अगर जिन्होंने ध्यान से सुना है, ध्यान से क्लास ले रहे हैं, वो इसका सही जवाब दे सकते हैं कि जियामेज इंडेंटेटा है, या जियामेज इवटा है, या जियामेज सेक्रेटा है, या जियामेज सेरेटिना है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि वो मेज कौन सा है जिसके दानों में शर्करा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पकने से पहले ही तोड़कर सेककर खाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा जियामेज सेक्रेटा। जियामेज सेक्रेटा। जियामेज इंडेंटेटा डेंट मेज है। जियामेज इवटा पॉप मेज, पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। जियामेज सेक्रेटा ये कौन सा है? स्वीट मेज। जियामेज सेरेटिना ये वैक्सी मेज, स्टार्च उत्पादन के लिए उगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 25 नंबर का क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जौ में पर्पल ब्लोच रोग कौन से कवक द्वारा होता है? पर्पल ब्लोच जौ में कौन से कवक से होता है? पर्पल ब्लोच प्याज में भी लगता है, लहसुन में भी लगता है, ध्यान रख लेना। पर्पल ब्लोच प्याज लहसुन का रोग भी है। यहाँ पर जौ में पर्पल ब्लोच रोग का कवक बताना है। क्या पायरिकुलेरिया ओराइजी है, हेलमेंथोस्पोरियम स्पीसीज है, अस्ट्रेलेगो होडियाई है, या नियोसिया इंडिका है? फटाफट से आप इसका सही जवाब दें कि जौ में पर्पल ब्लोच रोग कौन से कवक से होता है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जौ में जो पर्पल ब्लोच रोग है वो होता है हेलमेंथोस्पोरियम स्पीसीज। हेलमेंथोस्पोरियम स्पीसीज नामक कवक से होता है। कौन से कवक से होता है? हेलमेंथोस्पोरियम स्पीसीज नामक कवक से होता है। तो ये थे अपने आज के शानदार ज़बरदस्त 25 क्वेश्चन। कल अपन वापस सीरियल क्रॉप्स के क्वेश्चन लेके आएंगे। अब अपनी क्लास रेगुलर रहेगी शाम को 7:30 बजे। तो अपने सभी दोस्तों को बता दें, किसी कारणवश अभी 3-4 दिन क्लास नहीं लगी थी, अब अपनी क्लासें रेगुलर रहेगी तो सभी को बता दें। साथ ही जेट की एग्ज़ाम भी आ रही है, ICR BHU एग्ज़ाम भी आ रही है, WO का भी सिलेबस जारी हो चुका है। अब कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इनकी सबकी PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है AG काका, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी है AG काका के नाम से, वो भी। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप नंबर द्वारा भी जुड़ सकते हो 9928842449 पर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर जरूर भेजें। आप व्हाट्सएप के द्वारा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।